फर्स्ट चैप्टर है वो अपना समुच्चय है। समुच्चय यानी कि इंग्लिश में इसको सेट्स बोलते हैं। क्या जरूरत होती है इसकी सेट्स की, क्यों पढ़ना पड़ता है, सेट्स होता क्या है, ये सब चीजें अपन यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि सेट्स होता क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन में अपन बात करें तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, उसे अपन समुच्चय कहते हैं। अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है कि संग्रह किसको बोलते हैं, और जब हमें संग्रह समझ में आएगा उसके बाद हम कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह किसको बोलेंगे। जब हमें सुपरिभाषित संग्रह समझ में आएगा तो वो अपना समुच्चय कहलाएगा, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन पे अपन आते हैं कि संग्रह होता क्या है। देखो बेटा, जैसे कुछ भी चीजों का कलेक्शन, इंग्लिश में इसको कलेक्शन बोलते हैं, कुछ भी चीजों का कलेक्शन यानी कि संग्रह। जैसे ताश की गड्डी हो गई तो वो एक पत्तों का संग्रह हो गया, 52 पत्तों का। और किताबों का संग्रह कर लिया, जैसे आपकी कुछ 9th क्लास की किताबों का संग्रह या 11th क्लास की किताबों का संग्रह, या जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की किताबों का संग्रह, यूजफुल किताबों की संग्रह, कोई भी क्रिकेट टीम भी एक संग्रह है। वैसे ही गणित की यदि अवधारणाओं में देखें या गणित की धारणाओं में देखें तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, पूर्णांकों का संग्रह है, किसी गुणनखंड के हलों का संग्रह है ना, या सॉरी किसी समीकरण के हलों का संग्रह है। इस प्रकार से कोई भी चीजों का संग्रह बना सकते हैं। इवन आपके फेवरेट पर्सन्स जो व्यक्ति है, आपके पसंदीदा व्यक्ति है, उनका संग्रह है। ये सब क्या होते हैं, संग्रह में आते हैं। ठीक है, अपन अभी आते हैं कि सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। ये तो संग्रह था, अभी है कि सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। ठीक है, अच्छा, सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, ऐसा संग्रह जिसके अंदर जो भी चीज अवेलेबल हो, जो उपस्थित चीज हो, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति जल्दी से बता सकता हो, बिना किसी सोचे या फिर बिना किसी उसे शंका हुए वो निश्चित रूप से बता सकता हो। जैसे सप्ताह के 7 दिन के बारे में यदि बात करें, सप्ताह के 7 दिन के बारे में बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना। ये आप किसी को भी पूछेंगे ना तो वो भी वही व्यक्ति आपको साथ की साथ यही चीजें बताएगा। सही बात है ना। तो मतलब विश्व के, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बोलेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत बताएगा सप्ताह के 7 दिन यही रहे, समझे ना। वैसे ही प्रथम 5 प्राकृत संख्या लीजिए तो हर कोई व्यक्ति आपको बोलेगा अच्छा प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 एंड 5। वैसे यदि भारत की नदियों की बात करें तो तुरंत आपका आंसर आएगा गंगा, यमुना, है ना। इस प्रकार से नाम आएंगे। अब यदि किसी ने बोल दिया यहाँ पे नील नदी का नाम ले लिया तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं जी ये इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऐसे भारत की नदियां हैं वही कलेक्शन में आएगी। अब ये हो सकता है कि बच्चे को यदि भारत की नदियां याद न रहे तो वो अलग बात है, लेकिन गलत आंसर नहीं होगा, समझे ना। मीन्स जो जानकार व्यक्ति है वो इस चीज को तुरंत बता देगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो ए, ई, आई, ओ एंड यू, कोई भी व्यक्ति बता देगा। मीन्स ये सब संग्रह है, और लेकिन ये सुपरिभाषित बहुत इस तरीके से डिफाइन है कि इनको क्या आंसर होना चाहिए। इसके हल निकालते हैं तो इसके हल 2 आएगा। जैसे हल निकालना हो तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x कर लो, है ना, एंड माइनस 3x कर लो, प्लस 6 कर लो, इज इक्वल टू 0। तो फिर यहां से क्या बनेगा, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2। तो यहाँ से आपको 2 एंड 3 आपके 2 आंसर मिलते हैं, है ना। तो 2 एंड 3 जो आपके मतलब इसके हल है वो 2 और 3 है। आप किसी को भी पूछोगे तो वो इसका हल 2 और 3 ही निकालेगा, है ना। तो आप मतलब ये एक संग्रह भी सुपरिभाषित संग्रह हो गया। अच्छा, असुपरिभाषित संग्रह क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको ये चीजें बहुत क्लियर वे में समझ में आएगी। ठीक है, असुपरिभाषित संग्रह कौन से होते हैं, देखो जैसे आपकी कक्षा में चतुर विद्यार्थी कौन सा है, तो चतुर विद्यार्थी किस नजरिए से, अब एक व्यक्ति के लिए चतुर वो है जो है ना दूसरों की चीजें उपयोग करता हो फ्री में, एक के लिए वो है जो बहुत बुद्धिमान है, क्लास में आगे बैठता है, बहुत ध्यान से पढ़ाई करता है, किसी और के नजरिए में वो हो सकता है जो बहुत गुट्टा मस्ती करता है, आवाजें करता है ना। तो जो मतलब हर व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करेगा कि वो चतुर किसको ठहराए। वैसे ही कोई भी 5 प्राकृत संख्या, अब है ना कोई भी 5 प्राकृत संख्या, कोई तो है ना 1 2 3 4 और 5 यही ले सकता है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो 7 लूंगा, फिर एक 99 लूंगा, फिर एक 98 लूंगा, और फिर एक 43 लूंगा और एक 42 लूंगा।
तो अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी संख्याएं ले। तो प्राकृत संख्याएं कोई भी हो सकती है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके अनंत आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक असुपरिभाषित संग्रह है, ये भी एक असुपरिभाषित संग्रह है। और विश्व के 5 प्रसिद्ध व्यक्ति, अभी किसी को नरेंद्र मोदी पसंद है, ठीक है, किसी को राहुल गांधी पसंद है, अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, किसी को केजरीवाल जी पसंद है, तो अपनी अपनी अकॉर्डिंग, पसंद के अकॉर्डिंग वो 5 प्रसिद्ध व्यक्ति ढूंढेगा। तो ये सब क्या थे? असुपरिभाषित संग्रह थे। तो जो सुपरिभाषित संग्रह होते हैं वो अपने समुच्चय कहलाते हैं। तो जो भी अपन ने सुपरिभाषित संग्रह के उदाहरण लिए वो अपने समुच्चय होंगे, ठीक है। तो अभी आपको समुच्चय की डेफिनेशन पता होगी कि परिभाषा क्या है, वो आपको समझ में आई होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि केवल और केवल सुपरिभाषित संग्रह होते हैं वही समुच्चय होते हैं। अर्थात सभी समुच्चय होते हैं, जो सभी सेट्स होते हैं वो संग्रह तो होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, समझे ना। क्योंकि उसका उल्टा क्या होता है कि सभी संग्रह समुच्चय हो सकते हैं, लेकिन सभी संग्रह में से सिर्फ सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय होते हैं, बाकी वाले नहीं होते हैं। इसलिए सभी संग्रह समुच्चय हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपको समुच्चय की डेफिनेशन पता चलती है, ठीक है। ओके, आपके प्रश्नमाला में पहला क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि समुच्चय कौन कौन सा है, पहचान कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। क्योंकि अपन ने देखा है समुच्चय होता क्या है, तो इसको लिखना तो आवश्यक है ना। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए 2 रूल्स है। एक है पहला रोस्टर या सारणिक रूप। यहाँ पे सारणिक बहुत महत्वपूर्ण है। सारणिक मीन्स एक टेबुलर फॉर्मेट में उसको डाल देना। मतलब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जैसे कोई ए, ई, आई, ओ, यू, ये कोई डिजिट्स है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, इनको समुच्चय के रूप में लिखना है। तो इनको क्या करेंगे, इनको सबको इकट्ठा करके एक मंझले कोष्ठक में डाल के और सबको कॉमा से सेपरेट करके और इसको समुच्चय बना देंगे, और इस समुच्चय का नाम अपन दे देंगे कैपिटल ए। तो समुच्चय के सभी अवयवों को एकत्रित करके फिर उन्हें मंझले कोष्ठक में अर्धविराम से पृथक करते हुए लिखते हैं, इस प्रकार से, जिस प्रकार ये अपन ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये समुच्चय लिखने का पहला तरीका है जिसको रोस्टर या सारणिक फॉर्म बोलते हैं। मतलब समुच्चय के अवयवों को इकट्ठा करके तुरंत डाल दो, ठीक है, कहीं पे भी इकट्ठा करके डाल दो, ये होता है ये। अच्छा, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, इसको ये समुच्चय, जैसे ये ले लिया मैंने, ए इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ और यू लिख दिया। तो इसमें मेरे ये जो उपस्थित जो भी 1, 2, 3, 4, 5 है, ये सब मेरे क्या है, अवयव है, ठीक है, अवयव है, अवयव, ठीक है। या फिर इनको आप बोल सकते हैं सदस्य, ठीक है, अवयव या सदस्य आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और इनको यदि वस्तु हो, जैसे आपने कुछ वस्तुओं का संग्रह बनाया हो तो इसको नॉर्मली वस्तु भी बोल सकते हैं, समझे ना। जो भी होगा, मतलब वस्तु मतलब नाम, जैसे आपने पेन का संग्रह बनाया या किताब का संग्रह बनाया तो एक फिजिक्स की किताब, एक गणित की किताब, ऐसे समझे ना, अलग अलग, ठीक है। तो अवयव या सदस्य एक ही सेम ही परिभाषा है। ओके, अभी अपन देखने जा रहे हैं यहां से आगे कि एक और बात है यहाँ पे कि यदि ए है, वो जो ए लिख रखा है वो कैपिटल ए में संबंधित है, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, गणित में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक साइन यूज कर रहा हूं, सॉरी, इसमें एक साइन यूज कर रहा हूं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन ये एक यूनानी वर्ड है, यूनानी चिन्ह है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और इस एप्सिलॉन का अर्थ होता है संबंधित है, ठीक है। जैसे ए संबंधित है कैपिटल ए से, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या फिर स्मॉल ए संबंधित है बड़े ए से। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्मॉल ए है वो अपना, इसका अर्थ ये हुआ कि स्मॉल ए है वो स्मॉल ए समुच्चय ए का सदस्य है या सदस्य या अवयव है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये कैपिटल ए, स्मॉल ए है, वो समुच्चय ए में अवेलेबल है, ए के अंदर है। अब आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे
कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू है लेकिन बी नहीं है, तो जो नहीं है उसके लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पे मैं लिख सकता हूं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, सही बात है। ए ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, यस सही बात है। ए ई आई ये भी बिलोंग्स टू कैपिटल है, मतलब आई भी इसके अंदर है, लेकिन यदि मैं लिखूंगा बी बिलोंग्स टू ए तो ये मेरा गलत हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो ये बी नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि इस जब नहीं ये ऊपर ऐसा आ जाएगा तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू यानी कि नहीं संबंधित, नहीं संबंधित है, ठीक है। जो नहीं है वे कैपिटल ए से, उसके लिए ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद हुई कैसे सदस्य को लिखना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आप इसी को, ये जो अपन ने लिखा है इसी को आप a इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, ई पहले लिख सकते हो, ए बाद में लिख सकते हो, ओ पहले लिख सकते हो, आई यहाँ लिख सकते हो, यू यहाँ लिख सकते हो, यहाँ जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। मीन्स जो अंदर जो अवयव है इनके क्रम, जो लिखने का क्रम है उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी उतना ही सही है जितना आपका ये वाला सही है, ठीक है। समझ में आया ये पक्का? अच्छा, तो यहां से अपन फर्स्ट नोट देखते हैं कि रोस्टर रूप में लिखते समय अवयवों के लेखन का क्रम महत्व नहीं रखता, उसको क्रम कैसे भी लिख सकते हैं। और किसी समान अवयव को मंजक कोष्टक में एक बार ही लिखा जाता है, ये मैं एग्जांपल तुम्हें समझाता हूं। जैसे एक समुच्चय बनाना है, जो स्कूल वर्ड के जो शब्द है स्कूल, इसके अक्षरों से एक मुझे अवयव बनाना है, समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका समुच्चय लिखते वक्त मैं यदि कैपिटल ए इज इक्वल टू एच सी एच ओ और एल, यदि मैं ऐसे लिख के मंजिला कोष्टक बनाऊंगा तो ये मेरा गलत है, क्योंकि सेम चीज का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। किसी समान अवयव को मंझले कोष्टक में केवल और केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे जो सही तरीका होगा वो होगा HCHOL, ये आपका सही तरीका होगा, ये तरीका सही है। हाँ, इसमें आप क्रम का कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा है रोस्टर रूप में लिखते समय अवयवों के क्रम का अवयवों के लेखन का क्रम महत्व नहीं रखता। तो आप सी पहले लिख सकते हैं, एच यहाँ लिख सकते हैं, एच यहाँ लिख सकते हैं, OL कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स उनको उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख सकते हैं, ये तरीका सब सही है। क्रम महत्व नहीं रखता, लेकिन डबल बार नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, आइए कुछ जो स्पेसिफिक है, जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से लिखा जाता है, क्योंकि प्राकृत मतलब नेचुरल होता है और नेचुरल को N से लिखा जाता है। और प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखो प्राकृत संख्याएं सबको डालो, 1 2 3, 1 से शुरू होके फिर अनंत तक जाती है ना, ठीक है। और मंजिला कोष्टक में बंद कर दो, ये तो क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं, होल नंबर, है ना, W से लिखते हैं होल नंबर, है तो W से लिखते हैं। इनको कैसे लिखते हैं, ये कौन सा हो जाएगा भाई, पूर्ण मतलब 0 7 में आ जाएगा, 1 2 3 और फिर डैश डैश डैश, है ना। उसके बाद पूर्णांकों का मतलब किसको बोलते हैं, Z, इंटीजर को Z से लिखते हैं। तो जो ये कहाँ है, 1 2 3, ये हमेशा 3 डॉट ही लिखने होते हैं जब भी संख्याएं अनंत तक जाती है। फिर यहाँ पे -2 लिख लो, -1 लिख लो, 0 लिख लो, फिर 1 2, फिर वापस से 3 डॉट लग के ऐसे कर दो, ठीक है। फिर ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब ये है कि इस प्रकार ये चलती रहेगी, ठीक है। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय देखेंगे तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय क्या आएगा, 1 2 3 3, ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक हो गए। और परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अच्छा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय निकालने के लिए धनात्मक पूर्णांकों को आप Z+ से लिखेंगे, ठीक है, Z+ से लिखेंगे। इनको तो आपने सबको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब बात आती है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिखना है। अब मुझे बताओ, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं जैसे 2/4 है, मतलब 2/4 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप 2 ही ले लो, 2 भी परिमेय संख्या है ना,
2 भी परिमेय संख्या है और ये 4 भी परिमेय संख्या है। इसके बीच में यहाँ पे अनंत परिमेय संख्याएं पॉसिबल है ना, अनंत परिमेय संख्या पॉसिबल है। तो इन परिमेय संख्याओं का मतलब बीच में कितनी भी होगी, जैसे 2 के बाद में 2.00000001 है ना, फिर 2.000002 ऐसा भी रहेगा, और इवन 2.0000 कितना भी लंबा जाके कुछ भी बन सकती है। मीन्स इतनी सारी संख्याएं रहेगी, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते अनंत का। तो इसको आपको ब्रेक, और ना इनका कुछ पर्टिकुलर रूल है, क्योंकि है ना हर एक छोटी सी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में भी कोई ना कोई संख्या रहेगी। जैसे ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों परिमेय संख्या मतलब कौन सी होती है, जिनको p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके, और p एंड q का HCF है जो HCF 1 होना चाहिए, है ना। p एंड q का HCF 1 होना चाहिए, एंड p एंड q दोनों इंटीजर होना चाहिए, है ना, बिलोंग्स टू z होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या होती है, आपको डेफिनेशन ये सब आता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनके बीच में जैसे सपोज यहाँ पे 0.5 आ गया, तो ये एक परिमेय संख्या आई। इसके बीच में भी यहाँ पे देखो 0.25 आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच में भी अनंत, फिर से बोल रहा हूँ, अनंत संख्याएं होगी। तो इन संख्याओं को आप रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके लिए तो ये समुच्चय रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है ऐसा। और समुच्चय कौन सा हो सकता है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को आप रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके लिए अपन दूसरा फॉर्मेट में करेंगे। जैसे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। और रियल नंबर कौन से होते हैं, जो भी संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा पे आने वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो अपने रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये भी बहुत इन्फिनिटी अनंत है, तो इनको भी आप सेम इसी में रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इससे भी इस समुच्चय को, रियल नंबर के समुच्चय को किससे लिखेंगे, R से लिखेंगे, और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को अपन Q से लिखेंगे। ठीक है, तो इन Q से लिखेंगे। ठीक है, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से लिखेंगे। ठीक है, इनको भी नहीं लिखा जा सकता। और इसके लिए ही अपन एक आगे दूसरा तरीका है जिसको समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेकंड तरीका, पहला था अपना रोस्टर या सारणिक रूप, जिसमें अपन डायरेक्टली समुच्चय के अवयवों को सेलेक्ट करके एक मंझले कोष्ठक में कॉमा से सेपरेट करके लिख देते थे। लेकिन इसको लिखने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वो है कि A समुच्चय है, उसको बराबर लिखते हैं, फिर मंझला कोष्ठक लगाते हैं, और यहाँ पे एक x, आप x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई वर्ड है, समझे ना, इंग्लिश का, जैसे ABCD कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। ठीक है, x है, फिर आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, और फिर यहाँ पे p ऑफ x, मतलब ये p एक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक गुणधर्म है जो x फॉलो करता है। x है वो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मीन्स ये सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। आपको समझ में नहीं आएगा, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा कि इस प्रकार के समुच्चय रूप उन्हीं को लिखा जा सकता है जो एक उनके सभी अवयव, ये x मतलब जो उसका एक अवयव है, ऐसे ही सभी अवयव उस एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म को फॉलो करते हो। ठीक है, कैसा होता है मैं बताता हूं, जस्ट यहाँ पे आप पहले एक बार इसको देखिएगा। ए है, इसको मैं बोलूंगा कि समुच्चय A, फिर ये बराबर का चिन्ह है, इसको बोलूंगा कि बराबर है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लग के x लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि उन सभी x का समुच्चय सेमीकोलन, जहां, उसका अर्थ है सेमीकोलन, सॉरी कॉलन के चिन्ह का अर्थ है जहां, उन सभी x का समुच्चय जहां, फिर ये गुणधर्म है, जहां ये x है वो ये गुणधर्म फॉलो करता है। इस प्रकार से इस समुच्चय को रीड करते हैं और इस टाइप से इनको एक कॉमन प्रॉपर्टी से लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, आप अपने आप सीख जाएंगे। अभी आगे देखते हैं अपन। ठीक है, ओके, सो कैसे, यहां से देखिएगा आप, ये मैंने क्या लिखा है कि A लिखा है, फिर बराबर लिखा है, फिर ब्रैकेट लगा के x लिखा है, फिर कॉलम चिन्ह लिखा है, और फिर लिखा है कि x प्राकृत संख्या है तथा x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10।
3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, देखो ये मैंने पहले x को डिफाइन किया, उन सभी x के मान जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ये गुणधर्म उन x के सब फॉलो करते हैं। अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, देखो इसको पढ़ेंगे पहले, समुच्चय A बराबर है, ठीक है, बराबर है, ये हो गया उन सभी x के समुच्चय के जहां, कॉलन को क्या पढ़ेंगे, जहां x एक प्राकृत संख्या है तथा x का मान 3 से बड़ा व 10 से छोटा है। इतनी बड़ी लाइन को लिखने के लिए अपन डायरेक्टली यहाँ पे इस वे में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर 3x देन 10, ये रूल भी लिखते तब भी आपको समझ में आता है, क्योंकि ये भाषा नहीं लिखनी पड़ती, ये भी एक सही है, दोनों सेम, कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x है वो एक प्राकृत संख्या है और x का मान 3 से 10 के बीच है, ठीक है, और उन सभी x के मानों का समुच्चय होगा वो जो आपका a कहलाएगा, ठीक है। इससे आप लिख सकते हैं। अच्छा, पढ़ने का तरीका ये समझ में आया। अच्छा, इनको आप दूसरे तरीके से ऐसे बराबर है ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के उन सभी मानों का समुच्चय जहां x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 3 से बड़ी तथा 10 से छोटी है। अच्छा, बताइए कौन सी होगी, अब यदि पूछ ले कि कौन सी होगी तो इसका आंसर क्या होगा, रोस्टर फॉर्मेट में लाना हो तो अपन a लिख लेते हैं और a के अंदर कौन कौन सी संख्या आएगी, कौन कौन सी, x के उन ऐसी प्राकृत संख्या है जो 3 से बड़ी हो, 3 के बड़ी बाद में कौन सी आती है प्राकृत संख्या, 4 आती है, फिर क्या आती है 5 आती है, फिर क्या आती है 6 आती है, फिर क्या आती है 7 आती है, फिर क्या आती है 8, फिर 9, 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 से छोटा होना चाहिए। तो इन सबको अपन एक टेबुलर फॉर्मेट में बंद कर लेते हैं और ये आपका ये फॉर्मेट होगा वो a का रोस्टर रूप होगा, जो पहले पढ़ा था रोस्टर रूप होगा, है ना, ए का रोस्टर रूप होगा। और अभी जो ऊपर पढ़ा है वो क्या होगा, ये क्या है, ये दोनों लिखे हुए ये क्या है, ये इसका सेट बिल्डर्स यानी कि समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप है और ये रोस्टर रूप है। मतलब एक को समुच्चय निर्माण में बदल सकते हैं और समुच्चय रोस्टर को उसमें बदल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछों का ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये है कि b है वो एक y है, कोई भी अक्षर ले लिया, b है समुच्चय है उन सभी y का उन सभी y का जो y है किसके बराबर, जो y है वो अंग्रेजी का एक स्वर है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, b है समुच्चय b बराबर है उन सभी y के समुच्चय का जहां y अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो मैं डायरेक्टली b का, यदि ये तो मेरा क्या था, समुच्चय निर्माण रूप था, क्या था, निर्माण रूप। अब मैं इसको यदि सेट रोस्टर फॉर्मेट में लिखूं, रोस्टर रूप में बदलना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, इसका b बराबर कौन कौन से हो जाएंगे, a e i o एंड u, है ना, a e i o u, ये मेरा क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। ऐसे ही आप देखें z इज इक्वल टू सॉरी c इज इक्वल, समुच्चय c है जो कि बराबर है उन सभी z के मानों के जहां z एक विषम प्राकृत संख्या है। अच्छा, विषम प्राकृत संख्या है z, ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या, फिर 3 विषम में आ जाएगी, 5, फिर 7 और ऐसे आप डैश 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 तीनों डैश कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका रोस्टर रूप बन जाएगा। और ये कौन सा है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें पूरे अवयव एज इट इज डाले जाते हैं ऐसे, और समुच्चय निर्माण में एक नियम से लिखे जाते हैं, ठीक है, पक्का समझ में आएगा, ओके, वेरी गुड। समुच्चय निर्माण रूप अपन किससे लिखते हैं, एक नियम से लिखते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये चीज मैंने समझा दी है कि अनंत तक जाने वाली संख्याओं को मंझले कोष्टक में 3 डॉट बिंदु लगाकर लिखते हैं। अभी अपन ने देखा था जैसे ये 1 2 3, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट लगा दिया और फिर छोड़ दिया, ये किसका हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है। और ये रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं के लिए बताते हैं कि समुच्चय जिसके सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म px होता है, जो समुच्चय से बाहर किसी भी अवयव में नहीं होता, केवल उन्हीं समुच्चय को ही समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं। मतलब जिनमें ऐसा रूल, कॉमन रूल हो, उन्हीं को लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखिएगा, जैसे इसको बताऊं, इस सेट ये दे रखा है, ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है, कौन सा है, रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में हमेशा अवयवों को एज इट इज टेबुलर फॉर्मेट में बंद करके लिखा होता है। यहाँ इसका दूसरा नाम क्या है, सारणिक रूप,
ठीक है, सारणिक रूप। अच्छा, इसमें मुझे बताओ, यदि आपको कोई बोले कि इसका आप समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, तो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन रूल है ही नहीं। लेकिन इसका आप देखेंगे तो इसका समुच्चय निर्माण रूप पॉसिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं। ठीक है, लेकिन इसका देखिएगा, इसमें क्या है, एक ये 1 है, फिर 2 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, तो आप बोल सकते हैं कि x सभी x मानों का समुच्चय, जहां पे x है वो क्या है, सभी x के मानों का समुच्चय जहां पे x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। और इसको आप दूसरे तरीके से और गणित के कम शब्दों में लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू, नहीं सॉरी, इसकी एक डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनाते, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, आप लिख दोगे कि जहां पे x बराबर n स्क्वायर है, कोई n ले लिया या p ले लिया, जो भी ले लिया, और वहां पे n का वैल्यू क्या है, वहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझेगा, देखो कि भाई उन सभी x के मानों का समुच्चय जहां पे x का मान कितना है, n स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे n जो वैल्यू रखेंगे वो क्या है, n नेचुरल नंबर है। तो n मतलब 1, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 बनेगा, 2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, 3 की वैल्यू रखेंगे तो 9 बनेगा, और इससे ही अपना एज इट इज जो समुच्चय ऊपर था वो ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस वे में लिख सकते हैं। तो ये दोनों, ये इसका रोस्टर रूप था ये वाला, और ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये इसके सारणिक निर्माण रूप हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी चीज को सारणिक रूप में लिखा जा सकता है, किसी को नहीं लिख सकता है, कुछ का रोस्टर फॉर्मेट लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ का रोस्टर फॉर्मेट भी नहीं लिखा जा सकता। तो दोनों तरीकों को अपनाने से हर समुच्चय को लिखा जा सकता है, इसलिए दोनों तरीके आए हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, मैं उदाहरण पे आता हूँ, उदाहरण नंबर 1, समीकरण, ये आपके पास बुक्स का उदाहरण है, समीकरण x² + x - 1 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले मैं लिखता हूँ x² + x - 2 = 0। इसका मुझे हल निकालना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ x² + 2x - x - 2 = 0, ऐसे करता हूँ। तो यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा x + 2 बनता है, यहाँ पे -1 कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा x + 2 बनता है, = 0 बनता है। यहाँ से मुझे x - 1 एंड x + 2 = 0 बनता है, ठीक है। इससे मैं लिख सकता हूँ, या तो मेरा x - 1 = 0 है, या मैं लिख सकता हूँ x + 2 = 0 है, ठीक है। x - 1 = 0 या x + 2 = 0। तो यहाँ से मुझे x = 1 मिलेगा, और यहाँ से मुझे x = -2 मिलेगा, ठीक है। x = 1 एंड -2 मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मैं इसका यदि रूप लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, कोई एक ए समुच्चय लिख दूंगा, और उसको ऐसे लिख लूंगा कि भाई -2 एंड 1। अच्छा, यदि इसी का कोई सेट बिल्डर फॉर्मेट पूछते तो आपको तुरंत ऐसे बनाना होता, a = all x such that, है ना, such that, या फिर जहाँ x समीकरण x² + x - 2 का = 0 का हल है, ठीक है, हल है, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देते। तो ये हो जाता आपका समुच्चय निर्माण रूप, और ये है आपका रोस्टर रूप, जो भी आपको पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, ये देख इसमें रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, और इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो इन्होंने कंडीशन क्या दी है, ऑल x एक पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, x बिलोंग्स टू z प्लस इंटीजर, और z प्लस कौन कौन से होते हैं, z प्लस होते हैं कौन कौन से, 1 2 3 ये होते हैं, है ना, ओके। और दूसरा कंडीशन, ये पहली कंडीशन दे रखी है, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि x² शुड बी लेस देन 40। तो आप देखेंगे जब एक करेंगे तो स्क्वायर कितना होता है,
एक ही होता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का 25 होता है। 6 का 36 होता है। लेकिन 7 का करेंगे तो 49 है ना, 40 से ऊपर चला जाता है, तो 40 से नीचे रखना है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से आए? ये आए। और इन सबको अपन यदि टेबुलर फॉर्मेट में रख दें तो ये समुच्चय कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इससे मैं ये क्या बना सकता हूँ? ये मेरा रोस्टर रूप बन गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, एक ये है कि इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाइए। तो ये अभी जस्ट अपन ने अभी ऊपर किया था, है ना, कि क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है ये, फिर ये किसका है? 2 का स्क्वायर है, ये किसका है? 3 का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑल एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या का वर्ग है। या तो ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे लिखता हूँ कि x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों तरीके मेरे सही है और दोनों ही मेरे समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, दोनों ही मेरे समुच्चय निर्माण रूप है। अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में बनाइए। अपने को हमेशा समुच्चय निर्माण रूप बनाते वक्त ये इसके एलिमेंट्स देखने, सब इसके एलिमेंट्स देखने कि इनमें क्या हो रहा है वास्तविकता में। आप देखिएगा, पहला एलिमेंट है वो तुम्हारा 1/2 है, दूसरा है वो 2/3 है, तीसरा है वो 3/4 है, एंड लाइक दैट बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो ये सेम है, ये सेम है, और ये यहाँ से एक प्लस होके आ रहा है, +1 होके आ रहा है। तो इसको एक कॉमन रूल के रूप में लिखूं तो यहाँ पे कुछ n है और नीचे यहाँ पे n+1 है। इसमें भी देखो ये 2 है और फिर 2+1 है, 3 है और 3+1 है। ठीक है, फिर n की जगह क्या क्या रखा है? तो मैं n की वैल्यू कुछ रख देता हूँ जिससे मुझे पता चलेगा। यहाँ पे n की वैल्यू मेरी कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, 1 से शुरू हो रही है तो 1 डालूंगा पहले इसमें 1 डालता हूँ तो क्या बनता है? 1/2 बनता है। फिर n की वैल्यू मैं 2 डालता हूँ, 2 डालता हूँ तो क्या बनेगा? देखो 2/3 बनता है। जब n की वैल्यू 3 डालता हूँ तो क्या बनता है? 3/4 बनता है। फिर 4 डालता हूँ तो क्या बनता है? 4/5, और 5 डालता हूँ तो क्या बनता है? 5/6, और 6 डालता हूँ तो क्या बनता है? 6/7, है ना। और 7 डालने पर 7/8 आता है, जो कि अपना समुच्चय में नहीं है। मतलब मेरी n की वैल्यू 1 से शुरू होके 6 तक जा रही है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ ना, n है वो तुम्हारा 1 से शुरू होके 6 तक जा रहा है, लेकिन 1 और 6 उसमें साथ में। ठीक है ना, तो इसी रूल से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसी रूल से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना जस्ट अ मिनट। ये मैं साफ कर लेता हूँ। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ कि कोई समुच्चय A है वो इस प्रकार है, जहाँ पे x ऑल x के मान है इस प्रकार है कि x की वैल्यू बराबर है n/n+1, जहाँ, ठीक है, जहाँ यहाँ कॉमा लगा के भी आप लिख सकते हो। x है वो कहाँ से, सॉरी n है वो कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि n की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। n है कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 6 तक है। अच्छा, कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है कि ये ना, ये n 2 को n मान सकता है और ऊपर को n-1 कर सकता है ना। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार ये जो होमवर्क है तुम्हारा चेक करना, b इज इक्वल टू x सच दैट x है वो तुम्हारा n-1 डिवाइडेड बाई n है, जहां n की वैल्यू तुम्हारी 2 से 7 तक जाती है। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों सेम आंसर है। तुम दोनों में से जो भी करोगे आपका सही होगा। इस प्रकार से आप मतलब सेट बिल्डर फॉर्मेट मींस इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में एक से ज्यादा वे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन है वो जल्दी से ले लेता हूँ, उसके बाद में प्रश्नमाला अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि बाईं ओर है वो रोस्टर रूप वर्णित है और इस साइड में समुच्चय निर्माण रूप है वो इस साइड में है। इन दोनों को मिलान कीजिए। देखो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल का शब्द कौन सा? ये x, जहां पे x प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है। 0 यहाँ पे क्या लिखा है? एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का भाजक है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक x एक पूर्णांक है और x+1 इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें क्या है? x पूर्णांक है ना। और दूसरा कंडीशन है x+1 इज इक्वल टू 1 है। तो इससे आपको क्या मिलता है? x इज इक्वल टू 0 मिलता है। और 0 पूर्णांक होता है? हाँ होता है। तो इसका मतलब ये सेट किसके लिए है? ये वाला सेट ओनली। ठीक है, ये है x पूर्णांक है और x² इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो इससे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 एंड माइनस 3 आते हैं। और दूसरा क्या दे रखा है, पूर्णांक है, ये आंसर है जो पूर्णांक है, हाँ है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर दे रखा है कि x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। धन पूर्णांक है, पूर्णांक कौन से होते हैं, धन पूर्णांक मतलब z प्लस कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड टिल जितना भी जाता है, लेकिन इनमें से वही लेने हैं जो 18 के भाजक हो। 18 का भाजक कौन कौन से होते हैं, मतलब फैक्टर हो। तो 18 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता है, 8 का नहीं जाता है, 9 का जाता है, फिर 10 11 12 इन सब का नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, फिर खुद 18 का जाएगा। इसका मतलब ये भी ये दे रखा है, ये वाला इसका फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। इस हिसाब से कर सकते हैं आप पूरा, मतलब ये क्वेश्चंस पूरे कर सकते हैं। तो ये था अपन ने पढ़ा है पूरा अभी तक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगले वाले लेक्चर में अपन प्रश्नमाला करेंगे, इससे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। कौन सी प्रश्नमाला, 1.1 अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद में अपन आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।